पिछले भाग में आपने सुना कि रजनी की मोहब्बत में सूखते जा रहे मोहित के प्रेम गुलाब को खिलाने के लिए उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं। रजनी को किसी ब्रह्मराक्षस ने पकड़ा हुआ था। रजनी की पड़ोसन बिंदिया की मदद से वे लोग उसके घर बाबा बनकर रजनी के भूत उतारने के लिए जाते हैं। ब्रह्मराक्षस से उन सभी की भिड़ंत होती है और इसी बीच रजनी अचानक बंद दरवाजा मौत मौत चिल्लाती हुई भागती है और पैर फिसल जाने की वजह से घर के आंगन में बने गहरे कुएं में गिरकर मर जाती है। अब आगे। रजनी की मौत से सभी बहुत दुखी थे। बिंदिया का तो और भी बुरा हाल था क्योंकि वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती। यदि वो मोहित और उसके दोस्तों को वहां नहीं ले जाती तो कम से कम रजनी जिंदा तो होती। इस घटना ने अगर किसी को सबसे ज्यादा भीतर से तोड़ा था तो वो मोहित ही था क्योंकि उसे रजनी से सच्चा प्यार था। बहुत दिन तक सभी एक गंभीर अवसाद में रहे और उस रात के वाकयात को याद करते रहे। मेंटल को अगर उस रात का कुछ याद था तो बस बिंदिया के गोल गोल गोले जिन पर उसे कुछ देर ही सही पर उस ब्रह्मराक्षस की कृपा से सर रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बिंदिया उतनी भी बुरी नहीं थी जितना साकेत उर्फ मेंटल उसे मानता था। धीरे धीरे बिंदिया साकेत को चाहने लगी और दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। पर सुबोध उस रात हुए हादसे में हमेशा एक ही बात सोचता रहता और वो थी रजनी के एकदम से डरने वाली बात, क्योंकि जो रजनी कुछ देर पहले तक सभी को यमराज के पास पहुंचाने वाली थी, वो अचानक से डरते हुए मोहित से क्यों चिपक गई। उसके दहशत से भरे शब्दों में क्या कोई दबी सच्चाई तो नहीं थी। अब जो भी था पर रजनी के चले जाने से सब उसके साथ ही चला गया। पर जब सुबोध ने यही बात मोहित से कही तो उसे भी इन बिंदुओं ने पूरे घटनाक्रम को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। इधर सौरभ जो अपनी परीक्षाओं की वजह से शैलबाला को इग्नोर कर रहा था फिर से उसके मादक जिस्म की ओर खींचने लगा। वो जब भी शैलबाला से मिलता था उसकी आंखों में उस दिन की नहाती शैलबाला उतरने लगती थी। उसके उरोजों पर अक्सर उसकी नजरें चुपके चुपके जाती रहती थी। अब उसके दोस्त जब भी उसकी मकान मालकिन को लेकर कोई उत्तेजित बात करते तो वो उनका विरोध नहीं करता था। उल्टा उसे अब और भी मजा आने लगा। वो खुद भी यही चाहता था कि वो कुछ ऐसी बातें करे जिनसे वो खुद भी शैलबाला के प्रति उत्तेजित बना रहे। पर एक बार धोखे में हुई जल्दीबाजी के बाद शैलबाला की ओर से कभी दोबारा ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हुई। सौरभ पर धीरे धीरे कॉलेज की लाइफ और संगति का असर अपने पैर पसार चुका था। चूंकि वो पढ़ाई में अच्छा था इसलिए कोई उसकी नीयत को लेकर सवाल नहीं उठा सकता था। पर उसके विचार कैसे हैं ये तो सिर्फ सौरभ ही जानता था। उसने हर तरीके से कोशिश की कि शैलबाला को पार्टी करने के लिए मना ले, पर शैलबाला भी उसूलों की एकदम पक्की थी। उसने सौरभ को साफ साफ शब्दों में माना कर दिया कि यहाँ शराब और लड़की नहीं चलेगी। पर सौरभ को तो अब पीने की आदत लग चुकी थी। यारों संग वो रोज एक बियर पीता और कभी कभी किसी खास मौके पर विस्की भी पी लेता था। एक बार वो नशे में रात को देर से घर आता है और आकर सीधा बिस्तर पर सो जाता है। नशे के सुरूर में कुछ देर तक उसे नींद आ जाती है। फिर रात में लगभग 2 बजे करीब उसकी नींद खुलती है। वो टॉयलेट करने जाता है। वहां टॉयलेट करते वक्त उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। आह, उम्मा, ये आह, ओ, आह। लेकिन उसे उस वक्त यही लगता है कि वो नशे में है,
इसलिए उन आवाजों पर कोई विशेष ध्यान ना देकर वो सीधे रूम में लौट आता है। कुछ देर तक वो सोने की कोशिश करता है, पर फिर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उमा, आह, उमा, आह। सौरभ जब बाहर आकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो जैसे तैसे करके उस रात सो जाता है और फिर जैसे ही अगले दिन अपने दोस्तों से मिलता है, उन्हें रात में हो रही उन उत्तेजक आवाजों से अवगत कराता है। उसकी बातें सुनकर सबसे पहले मेंटल कहता है कि ये तो किसी के प्यार करने की आवाजें हैं। ये कैसे हो सकता है? आंटी के हस्बैंड तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। सौरभ ने बड़ी बेबाकी से कहा, अरे मियां हस्बैंड चले गए तो क्या वो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्या? और भाई फिर आग तो सभी को लगती है। क्या पता आंटी रोज अपने हाथ सेंकती हो और संयोग से कल तू जाग रहा था तो तूने सुन लिया उसे करते हुए। साकेत उर्फ मेंटल ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से सौरभ से कहा। तभी साइंटिफिक बोला, घबरा मत, ऐसा करते हैं। आज रात तेरे रूम पर सभी रुक जाएंगे ग्रुप स्टडी का बोलकर, और फिर पता लगाते हैं कि वास्तविकता क्या है, और इस मेंटल की बात इग्नोर कर। ये वैसे भी बिंदिया की याद में रात रात भर यही करता है, इसलिए तेरी आंटी को भी वैसा ही समझ लिया इसने। अब सौरभ को कुछ अच्छा फील हुआ, क्योंकि शैलबाला के लिए बोली मेंटल की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था। तो जैसा तय था, आज की रात सभी सौरभ के रूम पर रुक गए। चूंकि सौरभ का कमरा छोटा था, इसलिए 2 लोग सौरभ के रूम में और बाकी 2 सुबोध और मेंटल आंटी के गेस्ट रूम में सो गए। गेस्ट रूम में लेटे हुए मेंटल सुबोध से बोला, यार क्या रूम है, फुल एसी, मेरा तो मन वो करने का कर रहा है। उसकी इस बकचोदी को सुनकर सुबोध उर्फ साइंटिफिक ने उसे गुस्से से देखा और बोला, झोपड़ी के दूसरे के घर में भी तेरा हिलाने का मन करता है। अपनी कसम, तू साधारण आदमी नहीं, कोई महान आत्मा है। अरे मेरे भाई, भड़क क्यों रहा है? चल छोड़, नहीं करता कुछ, तू मेरी जान है। ऐसे मत गुस्सा किया कर, पूरा बंदर दिखता है गुस्से में। ऐसे ही कुछ देर बातें करते करते दोनों कुछ देर में सो जाते हैं। बीच में साइंटिफिक टॉयलेट करने के लिए उठता है, तब उसकी नजर उसके रूम से लगे एक कमरे पर जाती है। वो कमरा ऐसा जान पड़ता था जैसे कभी खुलता ही ना हो, और उसके बाहर एक बहुत बड़ा ताला भी लगा हुआ था। बस उसे एक नजर देखकर वो फिर से कमरे में लौट आता है और घड़ी में समय देखकर फिर से सो जाता है। घड़ी में 1:13 हुए थे। रात बहुत खामोश थी, पर तभी सुबोध साइंटिफिक की नींद खुलती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने उठकर घड़ी देखी तो 2:55 हुए थे। अजीब बात थी कि मेंटल बिस्तर पर नहीं था। सुबोध जल्दी से उठकर आवाजों के पीछे गया जो उसे बाथरूम से आ रही थी। उसने मेंटल को आवाज दी, साके, साके, झोपड़ी के साके, तू है वहां? हाँ भाई, मैं ही हूँ, क्या करूँ यार, बहुत मन मचल रहा था, गुस्सा मत करिए, बस अभी आया। बाथरूम के भीतर से साकेत, मेंटल ने सुबोध से कहा। कुछ देर में वो बाथरूम से निकलकर बाहर आ गया। साकेत बहुत फ्रेश लग रहा था। सुबोध उसे कुछ भला बुरा कहता इसके पहले मेंटल ने कहा, भाई तूने कुछ सुना? सुबोध तो उसकी हरकत से था ही गुस्से में, इसलिए बिना उसे ठीक से सुने झल्लाकर बोला, हाँ
झोपड़ी के सुना ना तेरे नंगे नाच के अर्धरात्रि पॉडकास्ट जिनमें तू ओ आ कर रहा था झोपड़ी के। अरे भाई वो नहीं कुछ और, गुस्सा छोड़ सुन गौर से, सौरभ सही बोल रहा था मेरे भाई, साकेत ने सुबोध से कहा। अब की सुबोध कुछ सुनने लगा, मेंटल सही था, वहां किसी और की आवाजें हो रही थी। दोनों ने गौर किया तो आवाजें बिल्कुल वही थी जैसे सौरभ ने बताई थी। उम्हा, आह, उम्हा, हा, आह, सुनकर वहीं खड़े खड़े मेंटल बोला, भाई कोई अच्छी ले रहा है दबा दबा कर, मेरा तो मन करता है यही इन मधुर आवाजों में हिला लूं। उसके इतना कहते ही साइंटिफिक के सब्र का बांध फूट पड़ा। उसने कहा, हरामखोर। पर साइंटिफिक उससे झगड़ा नहीं क्योंकि उसने आज बहुत सही चीज ऑब्जर्व की थी और साइंटिफिक को ऑब्जर्वेशन करने वाले बहुत पसंद थे। अब साकेत सर उठाकर यहाँ वहाँ देखने लगा, तभी सुबोध की तरह ही उसकी नजर भी आखिर में बने उस कमरे की तरफ गई तो बंद था। साइंटिफिक जब तक घर के बाकी हिस्सों में आवाजें सुनने चला गया। क्योंकि वो लोग थोड़ी नींद में थे इसलिए उन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आवाजें कहां से आ रही थी। धीरे धीरे जब कुछ देर में उनकी नींद पूरी गायब हुई तो उन्हें वो आवाजें उस बंद कमरे तक खींच लाई जी एकदम आखिर में था। उस पर लटके ताले को देखकर साइंटिफिक एक गहरी सांस छोड़कर बोला कि ये तो बंद है, फिर अंदर से आवाजें कैसे आ रही हैं? तभी मेंटल ने कहा, भाई तुझे कुछ याद है उस रात जब अपन लोग बाबा बनकर रजनी के घर गए थे और अपन को मारते मारते वो एकदम से रुककर फिर बंद दरवाजा मौत मौत चिल्लाते हुए कुएं में गिरकर मर गई थी। रात के सन्नाटे में मेंटल के मुंह से ऐसी बात सुनकर साइंटिफिक की फट गई। वो कवर करते हुए बोला, साले तुझे यहाँ बस वही एक बात याद आ रही है, वैसे तो कह तो 100% सही रहा है। मेंटल ने उसकी बात सुनकर बड़ी मासूमियत से कहा, भाई मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जिनको भूत लगे होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। अब की बार साइंटिफिक की और ज्यादा फट गई। उसने जल्दी से बात बनाकर कहा, चल ऊपर चलकर इस रूम की चाबी ढूंढते हैं। दोनों ऊपर बहुत देर तक चोरी चुपके शैलबाला के कमरों में चाबी ढूंढते रहे पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। दोनों मुंह लटकाए दोबारा चुपके चुपके उसी बंद कमरे की ओर आ रहे थे। तभी मेंटल की नजर वहीं उस दरवाजे के बाहर पड़ी एक चाबी पर गई। लेकिन अब मेंटल और साइंटिफिक को हल्का हल्का डर भी लग रहा था। पर हिम्मत करके साइंटिफिक ने चाबी उठा ली और उसे उस बड़े ताले में लगाया तो वो खुल गया। अंदर एक गैलरी बनी थी। हिम्मत करके साकेत और सुबोध उस गैलरी में आगे बढ़ने लगे। जो आगे एक खुले छोटे से आंगन में उन दोनों को ले आई, पर एक बहुत गौर करने वाली बात थी कि उनके ताले को खोलने के बाद आने वाली वो आवाजें अपने आप बंद हो गई थी। वहां उस छोटे से आंगन में कुछ सामान पड़ा हुआ था। मेंटल ने उसे देखा तो उसमें काफी सारे कॉन्डम्स और महिलाओं की श्रृंगार सामग्री थी। आंगन से आगे जाने वाली जगह बहुत अंधेरा था पर वहां एक कमरा था। दोनों की हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी पर हिम्मत करके वो उस अंधियारे कमरे में चले गए। उस कमरे में एकदम से फिर वैसी ही आवाजें होने लगी। मेंटल ने जैसे तैसे ढूंढकर वहां के बोर्ड से बिजली चालू की। रोशनी होते ही जो नजारा आंखों के सामने था उसे देखकर दोनों दंग रह गए। दीवार पर एक आदमकद अप्सरा जैसी स्त्री का तैल चित्र बना था।
वह एकदम आकर्षक थी। उसके सीने को देखकर मेंटल वही बोल पड़ा, भाई इसके तो बिंदिया से भी बड़े हैं। पर साइंटिफिक की आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थी। वहां से आगे एक छोटे से कमरे में कोई बिस्तर पर औंधा लेटा हुआ था। साइंटिफिक उसके करीब पहुंचा और उसे हिलाया पर वो नहीं उठा। फिर जैसे ही उसने उसे सीधा किया तो एकदम से चिल्ला उठा, नहीं, वो सौरभ की लाश थी और उसका चेहरा नुचा हुआ था। उसने कमरे की दीवारों पर देखा तो लाल लाल अक्षरों से यक्षिणी लिखा था। मेंटल भी तब तक वहां आ पहुंचा था। साइंटिफिक ने कांपते हाथों से तुरंत मोहित को कॉल किया। घोड़े बेंच कर सो रहे मोहित ने बड़ी मुश्किल से फोन उठाया। मोहित ने उसे बताया कि सौरभ तो रूम में है ही नहीं। इस बात को सुनकर साकेत और सुबोध के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मेंटल की कही बात बिल्कुल सच थी? जिनको भूत लगे होते वो झूठ नहीं बोलते। रजनी मरने से पहले सौरभ को देखकर डर रही थी। क्या सौरभ? आगे की कहानी अगले भाग में।